आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि यहाँ से मतलब आज हम लोग यहाँ पर शुरू कर चुके हैं सर जी वन शॉट वीडियो। जी हाँ, आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था 48 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया था ना सर। कसम खाइए सर, आज हमारे साथ कसम खाइए कि डेली पढ़ेंगे हम यूट्यूब पर एसके स्टडी पढ़ेंगे, दिन भर में 5 बार एसके स्टडी सर्च करेंगे यूट्यूब पर और देखेंगे कि गुरुदेव ने क्या नया वीडियो डाला है। क्योंकि भैया जो गूगल है ना, ये भैया नोटिफिकेशन कर जमा नहीं भेजता। जैसे कि मैं अभी पेपर आपको रिलीज कर रहा हूँ, सारी चीजें दे रहा हूँ, तो लगातार कंटिन्यू आपका चलेगी। इसका मैं एक नाम रखा हूँ परिवर्तन बैच। जी हाँ, आपको परिवर्तन बैच के अंदर यूट्यूब पर परिवर्तन बैच के अंदर आपको ये पूरे पूरे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका पूरा पीडीएफ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैं जो प्रॉमिस किया हूँ कि आपका जो 48 टॉपिक वहां पे था, जैसे कि गद्यांश को वन शॉट, पद्यांश को वन शॉट, जितने भी लेखक हैं उनका वन शॉट, जितने भी कवि हैं उनका वन शॉट, जितने भी कहानियां उनका वन शॉट, जितने भी आपके खंड काव्य हैं वन शॉट वीडियो। तो इस प्रकार से हम आपका एक एक वीडियो करके पूरा समाप्त कर देंगे और अपनी पूरी सिलेबस की तैयारी हो जाएगी 24 फरवरी के लिए। सर कसम है उनकी आग लगा देंगे, भले ही सर उन्होंने तोड़ा मेरा दिल, लेकिन सर हम उनको रिकॉर्ड तोड़ देंगे बोर्ड एग्जाम में और दिखा देंगे कि ये बंदा क्या चीज था, क्या चीज है, क्या चीज रहेगा, है कि नहीं। बिल्कुल गुरुदेव, यही आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठोको यार सब्सक्राइब, चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि बेहतरीन तैयारी सर बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं करा रहा हूं। और यहाँ पे वही चैप्टर के सर गद्यांश मैंने डाला है जो कि रिपीटेड है। जाइए निकालिए आप और देखिए कि रिपीट है कि नहीं। और मैं आपको ट्रिक अप्रोच सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा। नहीं करेंगे ना, बिल्कुल गुरुदेव नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ये हमारा सर जी अपना जो सर गद्यांश है, इसका वन शॉर्ट वीडियो है सर। क्या है? वन शॉर्ट वीडियो। वन शॉर्ट मतलब जितने भी गद्यांश है आपके पेपर में 10 अंकों का आता है। कितने नंबर का आता है सर जी? 10 अंकों का आपके पेपर में आता है। तो जितने भी गद्यांश है उनका वन शॉर्ट वीडियो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, ठीक है ना। एक एक वीडियो करके आपको पूरा हम समाप्त कर देंगे। हिंदी में जो 100 में 100 का नंबर है सर 24 फरवरी के लिए, वो आपका पूरा होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ठीक है। लंबी होगी, बड़ी होगी, क्योंकि मैं चैप्टर लिया सर। कौन कौन से चैप्टर? सबसे पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता, और चौथा यहाँ पे हमारा है सर हम और हमारा आदर्श। तो ये 4 चैप्टर मैं आपको लिखवा था, चारों चैप्टर का मैं यहाँ पे लिया आऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपने अभी तक वो सेट पेपर नहीं पढ़ा है जहां सर पेपर बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच मात्र 101 रुपए में, वो भी सभी सब्जेक्ट। आप आर्ट्स से या फिर साइंस से जाइए, महाभारत बैच पढ़िए। यहाँ पे सभी, जैसे हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी का एक मैंने सेट बनाया है। उस सेट से बस बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं से आपसे वादा करता हूँ। हर एक सेट आप जाइए वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा। वन शॉट वीडियो के साथ साथ मैंने आपको वहां पे पूरा पेपर सेट दिया है पीडीएफ के साथ। तो महाभारत बैच से अगर पढ़ के जाएंगे तो ये सेम चैलेंज करता है। कल आपका पेपर है, आज पूरा महाभारत बैच के पेपर रट के जाइए, गारंटी देते हैं सर एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच ज्वाइन करें ओनली वन 101 रुपए पे और एसके स्टडी पर ही, ठीक है ना। चलिए सर, सबसे पहला यहाँ पे हम लोग गद्यांश देखते हैं। पहला हमारा ये सर गद्यांश है क्या, इन्होंने दिया है, क्या दिया है यहाँ पे ध्यान देना। और इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, ठीक ना। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप सुंदर है और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक ये समृद्धि है जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है, और राष्ट्रीयता की जड़ पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या जी आवश्यक धर्म है। अब यहाँ से सर आपके पेपर में 5 क्वेश्चन बनेंगे। अब जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो बने हुए पेपर में, वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के संदर्भ में आपको 2 चीज याद करना रहेगा, ध्यान देना। सबसे पहला शीर्षक, शीर्षक मतलब होता है पाठ का नाम, और दूसरा होता है सर लेखक का नाम। ये आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला गुरुदेव शीर्षक और लेखक का नाम, इसको कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए ध्यान देना, जैसे यहाँ पे सब सर आपको भूमि शब्द दिखाई दिया, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? भूमि शब्द दिखाई दिया। यहाँ पर भी आपको भूमि शब्द दिखाई दिया, यहाँ पे आपको पृथ्वी शब्द दिखाई दिए,
जब आपको ये शब्द बार बार दिखाई दे, जब आपको ये शब्द बार बार दिखाई दे, तो ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक है राबा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे इसे क्या? आप सीधा बोलेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित निबंध राष्ट्र के स्वरूप से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यही हो जाएगा आंसर। सर दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिएगा, जब भी आप रेखांकित अंशों की व्याख्या कर रहे हैं तो आपको एक चीज लिखना जरूरी है, संकेत, कि कहां से कहां तक। भूमिका निर्माण, देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे क्योंकि पेपर में दो क्वेश्चन यहाँ से बने थे ना, इसी से दो क्वेश्चन बने थे, तो मैंने दोनों को एक में मर्ज किया है। एक बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में यहां से यहां रेखांकित अंश की व्याख्या दिया था करने के लिए, यहां तक, यहां तक। और दूसरी बार उन्होंने जब पेपर बनाया तो यहां से लेकर यहां तक दिया था, ये पूरा पूरा दिया था। ये सेकंड टाइम उन्होंने पूछा था। अब सर रेखांकित अंश में करना क्या होता है, मैं आपको सर तगड़ा अप्रोच सिखाऊंगा जिसके द्वारा सर जाके बोर्ड में अच्छा नंबर पाए कम टाइम में, ठीक है ना। रेखांकित अंश आपको जहां पे दिखाई दे तो सर दर्द मत बनाइएगा, सीधा आप क्या करिएगा, इसी को उठा के इसी को उठा के यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, उसी को उठा के यहाँ पे लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर देगा 1 नंबर। ध्यान देना, कितना देगा? 1 नंबर देगा। कितना देगा? 1 नंबर देगा। अगर उसी को उठा के यहाँ पे रख दिए, अब उसी में थोड़ा आगे पीछे बनाकर लिख दिए तो आपको कितना मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, जहां रेखांकित अंश की व्याख्या हो उसको रटना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा एक आध दो लाइन अपने से जोड़ दीजिएगा, बीच में वही सब भर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको समझाने की जरूरत है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स बता देंगे। नहीं यार, जो चीजें हमारा ट्रिक्स हो जाएगा उसको रटने की क्या जरूरत है। तो ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या होता है ना, तो इसमें आपको सरदर्द नहीं बनाना है, इसमें आपको सरदर्द नहीं बनाना है। हम आपको क्यों मना कर रहे हैं सरदर्द बनाने से? क्योंकि इसको रट के कितना जाएंगे। हम कह रहे ठीक है आप बता दिए अभी हम, तो आपको याद रहेगा, आप ही जो सोचिए याद रहेगा नहीं ना, आपका नंबर नहीं कटेगा, परेशान मत होइएगा, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ थोड़ा सा बना चढ़ा के लिख देना, दैट्स ऑल मैटर। एक कहानी बता देता हूँ, उसके बाद मजा आएगा आपको करने में। रिंकी थी, पिंकी से हो गई लड़ाई और आप थे बैक बेंचर, पीछे बैठते थे, ठीक। और रिंकी जो पिंकी थी आपकी दो पड़ोसियां थी और उनकी माँ भी है, दो ठो, ठीक ना, एक रिंकी की एक पिंकी की। अब हुआ क्या कि रिंकी से पिंकी से हुई लड़ाई, रिंकी की पिंकी से हुई लड़ाई, और रिंकी ने पिंकी को केवल बात बात में बोला था, लेकिन आप घर जाती आंटी बोल दी, अरे आंटी आंटी, जो पिंकी है ना, रिंकू बोला लाते घूचा एकदम पीट दी थी, इतने में तो बवाल हो गया। अरे हमारे बिटिया कैसे मार दी भैया, चढ़ के एकदम बवाल हो गया। मतलब समझिएगा, हुआ तो थोड़ा लेकिन आपने बात का बतंगड़ बना दिया और करवा दिया लड़ाई पड़ोसी पड़ोसी में। तो बस वही है रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं जो समझा रहा हूँ बहुत अच्छे समझिएगा, इसमें सर दर्द नहीं बनाना है, बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। कसम से सर हर एक क्वेश्चन पाओगे, ये सीएम से लिखवा के ले लीजिए, ये सीएम से लिखवा के ले लीजिए, हर एक नंबर आपको मिलेगा। तो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या को थोड़ा और अच्छे से बनाने का ध्यान देना। जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या उन्होंने कहां से कहां तक, यहाँ से भूमिका निर्माण देवों ने किया डॉट 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 जननी है, तो इसको थोड़ा लिख दीजिएगा कि हाँ संकेत यहाँ से यहाँ तक है, भूमिका निर्माण देवों ने किया है डॉट 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 जननी है, फिर इसके आगे व्याख्या करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न है, भूमिका निर्माण किसने किया है? तो चलिए देखिए भैया, भूमिका निर्माण किसने किया है, तो यहाँ ढूंढो भूमिका निर्माण किसने किया है, भूमिका निर्माण किसने किया, ढूंढो भैया, ढूंढो करे जवाब, ढूंढो एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन का आंसर। तो भूमिका निर्माण देवों ने किया है, भूमिका निर्माण देवों ने किया। ढूंढ ढूंढ के आंसर करिए, ढूंढ ढूंढ के आंसर करिए, ढूंढते जाइए, करते चले जाइए। हमारी राष्ट्रीयता कब और कितनी बलवती होगी, हमारी राष्ट्रीयता कब और कितनी बलवती होगी। अब हमारी राष्ट्रीयता कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारी राष्ट्रीयता देखिए, हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी कब 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 कब? भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। और यही करेजवा क्या है इसका एग्जैक्ट वाला आंसर हो है, यानी चौथा का ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम तगड़ा वाला। यानी कि जब हम भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है, कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है, ढूंढिए इसमें कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है। अब निर्मूल शब्द कहां पे दिखाई देगा,
निर्मूल शब्द आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जहां पे निर्मूल शब्द आपको दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे आपको निर्मूल शब्द दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सर निर्मूल होती है, कहां से कहां तक? ये यहाँ पे जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है सर? निर्मूल होती है। ढूंढ ढूंढ के करिए ना, ढूंढ ढूंढ के करिए ना। ये आप लिखेंगे जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। दैट्स द आंसर। इंपॉर्टेंट वाले सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे सेकंड वाला क्या है? यहाँ पे माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय मतलब कि उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का क्या है सर? भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, जनपद यहाँ पे रहेगा जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार के भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है और सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि, यहाँ पे है मातृभूमि, मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं और समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर यहाँ पे आपको शब्द दिखा रहा है मातृभूमि, क्या दिखाई दे रहा है? शब्द मातृभूमि दिखाई दे रहा है, जन शब्द दिखाई दे रहा है, पृथ्वी दिखाई दे रही है, तो ये सीधा बताइएगा कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या, मैंने आपको बताया ना कुछ नहीं करना है, आप इसी को जो यहाँ पे यहाँ से तक है, यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है और भरे हुए हैं, इसी को सेम टू सेम छापिएगा, नहीं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। यानी कि यह धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से ही समस्त सुविधाएं प्रदान करती हैं। मातृभूमि की सीमाएं अनंत हैं और इसके निवासी अनेक नगरों, जनपदों, शहरों, गांव, जंगलों और पर्वत में बसे हुए हैं। और कुछ है क्या अलग से? कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला है माता अपने पुत्रों को किस भाव से चाहती है? हम इसको आंसर कहाँ से निकालेंगे, सिखा भी दे रहे हैं। तो माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, समान भाव से चाहती है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है का? एक बार कमेंट करके बताइए, कोई करे जवाब, कोई दिक्कत है का? कर ले रहे हैं ना आप लोग? अगर कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं एकदम छपने वाले 24 फरवरी के दिन, ये आप सीधा लिखेंगे, माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? अब जो जहां पे सुध आपको दिखाई दी राष्ट्र के प्रत्येक अंग की, वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसमें ढूंढेंगे राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। देखिएगा, इसमें आप ढूंढिए ना यार, कहाँ है? जस्ट जस्ट सेकंड। यहाँ पे मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ समान अधिकार भागी है, अन्य विस्तार, जनपद, पूरा और गांव, जंगल और पर्वत, ये अनेक भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के इस प्रकार सौहार्द भाव अखंड है, सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो सकते, किंतु इस कारण मातृभूमि के साथ उनका संबंध जो है भेदभाव नहीं हो सकता और पृथ्वी के अनेक प्रांगण समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग भरपूर प्रगति और उन्नत करने का एक जैसा अधिकार प्राप्त है। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कि अगर जब तक हम अपने मातृभूमि के साथ भैया जागरूक नहीं होंगे, अपने पृथ्वी के लिए जागरूक नहीं होंगे, यहाँ पे देखिए ना, ये हमें क्यों लेनी चाहिए? सीधा ये बताना है कि मातृभूमि के पुत्र हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पे हमारे पृथ्वी पर निवास करने जीव जंतु हैं, जातियां हैं, ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव क्या है? अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि का उनका सौहार्द भाव जो
असंबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं उत्पन्न हो सकता। इसलिए हमें अपने पृथ्वी की क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, नहीं तो हमारी सब पृथ्वी या हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसको बना के लिख देंगे यहाँ पे। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, समन्वय का मार्ग क्या है? समन्वय का मार्ग क्या है? तो देखिए समन्वय ढूंढो शब्द कहाँ पे, समन्वय का मार्ग क्या है? यहाँ पे ढूंढिए, यहाँ पे देखिए समन्वय का मार्ग क्या है, ये देखिए यहाँ पे समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। कोनो दिक्कत यहाँ तक? सारे आप कर लोगे क्वेश्चन, तो आप कर लोगे ना, तो इसमें लिखेंगे हम लोग सबको एक समान अवसर और अधिकार प्राप्त करना ही समन्वय का मार्ग है। इसके पहले वाला कि विकसित, अर्ध विकसित अथवा अविकसित सभ्यता तथा उच्च, निम्न अथवा सामान्य रहन सहन के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं और इस असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। अगला यहाँ पे आपका तीसरा वाला जो है वो है, जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे दो रेखांकित अंश की व्याख्या मिलेगा। एक बार पेपर में यहाँ से यहाँ तक दिया था, दूसरी बार पेपर में यहाँ से इन्होंने यहाँ तक दे दिया था। तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो सीधा बताइएगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आप समझ में आया ना, दो ठो है, दोनों का दिया, पहला ये दूसरा ये, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। रेखांकित अंश की क्या हो जाएगा सर, आपका व्याख्या हो जाएगा। अगला है जन का प्रवाह कैसा होता है? जन का प्रवाह कैसा होता है, ढूंढिए ना इसमें। सर जन का प्रवाह कैसा होता है गुरुदेव? जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह अनंत होता है। ढूंढ ढूंढ के आंसर करो यार, बाहर से कुछ नहीं है। जन का प्रवाह कैसा होता है करेजा? जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का संततवाही जीवन किसके समान है? जन का संततवाही जीवन किसके समान है? तो जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह। आप देखो ये वाला इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। जन का संततवाही जीवन किसकी तरह? तो जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। दैट्स द आंसर। तो जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह के समान है। मानव किस प्रकार उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है? तो जो मानव है कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है। जो मानव है यह कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है। ठीक, अगला यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो है आपका भाषा और आधुनिकता से, ठीक ना, जो कि जिसके लेखक कौन है? प्रोफेसर सुंदर, सॉरी अशोक के फूल से है। अशोक के फूल से लिया गया है यहाँ पे। अगला वाला है क्या, यहाँ पे रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितने मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं। और वे अनेक आर्य और आर्योत्तर आर्योत्तर आर्योत्तर, ठीक है ना, उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। सबसे पहला प्रश्न, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का जो शीर्षक है अशोक के फूल हैं और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रविंद्रनाथ ने किसे महामानव का समुद्र कहा है? तो रविंद्रनाथ ने किसे महामानव का समुद्रवाद कहा है भैया, या महामानव समुद्र कहा है? तो भारतवर्ष को। तो ढूंढ ढूंढ के जब आंसर करना है यार, अगर आपको आ रहा है तो कर लेंगे ना। तो सीधा बोलिए यहाँ पे रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। बढ़ा चढ़ा करना है, कहां से कहां तक रेखांकित अंश की व्याख्या, केवल यही है, यानी कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्योत्तर उत्पादनों का अद्भुत मिश्रण है। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे उसका संकेत, फिर व्याख्या में लिखेंगे लेखक कहता है कि जो हिंदू रीति नीति है वे अनेक सभ्यताओं का मिश्रण है, जिसमें आर्य तथा आर्यों के बाद की मानव जातियों को उन्होंने ही हिंदू सभ्यता को विकसित किया है। अगला है भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग था? तो भारतवर्ष के निर्माण में किन का सहयोग था हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं प्रैक्टिकल, बाकी अब हम आगे बहुत स्पीड से कराएंगे, ध्यान देना ना। तो भारत के निर्माण में सर किसका किसका योगदान था? तो भारतवर्ष, देखिए यहाँ पे भारतवर्ष को बनाने में हाथ लगा गई। सर कौन हाथ लगा गया?
असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व इत्यादि लोगों ने भैया अपने भारतवर्ष को बनाया है। यहाँ पे लिखेंगे भारतवर्ष के निर्माण में विभिन्न मानव जातियों का योगदान रहा, जिनमें आर्य, शक, हूण, नाग और यक्ष आदि थे। यहाँ पे आपका अगला वाला है अशोक के फूल से। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह है उस विशाल सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, जिस उसके रक्त के कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम में मिट गई। संतान कमीनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं को वरदान मिलने लगा। पीरों से भूत भैरव ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते रास्ते पर चली गई और अशोक पीछे छूट गया। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निबंध अशोक के फूल से अवतरित है और इसके जो लेखक है भैया ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या में वही है, आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। अशोक का वृक्ष जितना अधिक मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, वाक्यांश में कौन सा रहस्यमय की ओर संकेत संकेत किया गया है, तो इसमें लिखेंगे सिद्ध सामंतवादी सभ्यता और प्राचीन साहित्य व संस्कृति में अशोक की भूमिका, अशोक के स्थान के रहस्य की ओर संकेत किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सामंतों के उखड़ने का क्या कारण है? तो लाखों करोड़ों साधारण प्रजा के लोगों की उपेक्षा करने के कारण सामंत उखड़ गए। यक्षों की इज्जत किसने घटा दी? तो पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली और दुर्गा आदि ने यक्षों की इज्जत घटा दी। अगला यहाँ पे तीसरा वाला है जी भैया, कहाँ से? अशोक के फूल से। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार्य आचार्य यहाँ पे रहेगा निष्ठा को इतना मनमोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महा महा ये यहाँ पे है यार, इतना, ये थोड़ा यहाँ पे हो गया, ठीक है, महाधर्म समझा, वह विलुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो हाँ रईसी राशि उमड़ी थी, रस राशि उमड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या वह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसेगी और उसके कूट नित्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर हो जाएगी। सब बदलेगा और सब विकृत होगा और सब नवीन बनेगा। सबसे पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की गद्य खंड में संकलित निबंध अशोक के फूल से अवतरित है और इसके लेखक ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ नहीं करना, जो रेखांकित अंश है जैसे मैंने पहले सिखाया था उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। हम आज के संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मानते हैं? आप ढूंढ ढूंढ के करेंगे जैसे मैंने सिखाया है, क्योंकि आज की संस्कृति परिवर्तन के कुंठ नृत्य के साथ कुछ न कुछ विकृति लपेट कर ले जाएगी और विकृत वातावरण बदलेगा, सबको नवीन रूप में धारण करती है, इसीलिए मूल्यवान मान रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके लुप्त होने की बात कही गई है? तो प्रस्तुत गद्यांश में सम्राटों सामंतों ने जिस आचार, यहाँ आचार्य रहेगा, निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, उसके लुप्त होने की बात कही गई है। ठीक, थोड़ा सा इसमें हिंदी का जो टाइपिंग लगता है मिस्टेक है, उसको मैं सुधरवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान को इतना मूल्यवान समझा, वर्तमान में उसकी क्या दशा हुई है? तो वर्तमान में वो क्या हो गया सर जी? लुप्त हो गया। अगर यहाँ पे सर भाषा और आधुनिकता से पहला वाला सर गद्यांश मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर का मैंने इसमें गद्यांश डाला है, जो सर आपके बोर्ड में 24 फरवरी के दिन एकदम छप सकता है, ठीक है ना? तो लिखेंगे भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है और वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को साध्य रूप देने के लिए भाषा के पारंपरिक प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महत्व क्या है? आवश्यकता है। सबसे पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक में के गद्य भाग में संकलित विचारात्मक निबंध भाषा और आधुनिकता से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है और इसके लेखक श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं।
रेखांकित अंश की व्याख्या बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की आवश्यकता होती है। संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं के द्वारा होती है, क्योंकि परंपराएं परिवर्तनशील हैं, इसीलिए संस्कृति भी कभी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं के अनुसार बदलती रहती है। अतः कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील है। अगला है उद्भूत और परंपरागत शब्द का अर्थ लिखिए। तो उद्भूत का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न, और परंपरागत का मतलब होता है कार्य रीति या फिर रिवाज। अगला है संस्कृति का अटूट अंग क्या है? तो संस्कृति का अटूट अंग भाषा है। संस्कृति कहाँ से उत्पन्न होकर होकर कैसी है? तो संस्कृति परंपरा से उत्पन्न होकर परिवर्तनशील और गतिशील है। वैज्ञानिक आविष्कारों और सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए किसकी महत्व आवश्यकता है? तो वैज्ञानिक आविष्कारों एवं संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए नए नए प्रयोगों की और नई भाव योजनाओं की एवं शब्दों की खोज की महत्व आवश्यकता है। ठीक। अगला यहाँ पे आपका है दूसरा वाला, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिक सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज में समान सम्मान प्राप्त नहीं करती, और जनता और समाज के साथ के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से झगड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसी पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लेख पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने के प्राय क्या है? असमर्थ रह जाती है। भाषा समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और ऐसी सशक्तता वह तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रगटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना से प्राप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित होती है। ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके बोर्ड में बने हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सेम टू सेम है कि भैया प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित विचारात्मक निबंध भाषा और आधुनिकता से उद्धृत है। इसके लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है, सेम टू सेम है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मैंने आपको बताया है। जो रेखांकित अंश की व्याख्या उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। जितने रेखांकित अंश की व्याख्या आपके पेपर में बन सकते हैं सर जी, और बने हुए हैं, उन सारे को यहाँ पे मैंने इकट्ठा करके आपको दिया है। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब आगे यहाँ पे क्या है? अब आगे यहाँ पे क्या ध्यान देना, सर्जक और मौलिक उपलब्धि का प्रमाणिक क्या है? तो नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि का क्या प्रमाण है? रमणीयता तथा उद्दृष्ट शब्दों का अर्थ लिखिए। तो रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता, और उद्दृष्ट का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य रखने वाली। अगला है नित्य नूतनता एवं रमणीयता में क्या संबंध है? तो नित्य नूतनता एवं रमणीयता अन्योन्याश्रित है। किस प्रकार का समाज आगे नहीं बढ़ सकता? सड़ी गली मान्यताओं से झगड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का शक्तिशाली माध्यम क्या है? तो समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का शक्तिशाली माध्यम क्या है सर? अपनी भाषा है। क्या है? अपनी भाषा है। ठीक। अगला यहाँ पे आपका तीसरा वाला यहाँ पे है, भाषा की साधारण इकाई शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दूर है। यदि भाषाओं में विकासशील शुरू होती है, तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं में उधार लिए हैं। सबसे पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित विचारात्मक निबंध भाषा और आधुनिकता से उद्धृत है, और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। कुछ नहीं करना है सर जी, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, भाषा का साधारण व सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा का साधारण व सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। अगला है नए शब्दों का गठन कैसे होता है? तो नए शब्दों का गठन अनजानों में अनायास ही होता है। विदेशी भाषा के शब्दों को साहित्य में किस प्रकार ग्रहण करता है? तो विदेशी भाषा के शब्दों को साहित्य में भाषा के मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करके ग्रहण करता है। अगला यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका वो है अपना हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श जो चैप्टर है, भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक है, वहां से मैंने अब लिया है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी गद्यांश आपके बन सकते हैं पेपर में। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के बारे में सोचने लगा।
रामेश्वर के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैं अपने योगदानों के मुताबिक ही मूल्य आंका। बुनियादी बात तो आपको समझानी चाहिए और वह यह है कि अब आप जीवन की अच्छी चीज पाने के लिए हक रखते हैं। उनका जो ईश्वर की दी गई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि विकसित भारत के नागरिक बनाने के योग्य हैं, जब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे? सबसे पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक निबंध से अवतरित है और इसके लेखक पूर्व राष्ट्रपति दार्शनिक साहित्यकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। वही बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेखक के अनुसार उनकी सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो लेखक के अनुसार उनकी सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है महत्वाकांक्षाओं और अपने योगदानों के अनुसार अपने मूल्य को आंकना है। लेखक युवा छात्रों को कौन सी बुनियादी बात समझाने को कहता है? तो लेखक युवा छात्रों को यह बात समझाने को कहता है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं जो उनको ईश्वर ने दी है। युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब तक नहीं बन सकते? जब तक युवा छात्रों को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। अगला यहाँ पे सर दूसरा वाला है, क्या यहाँ पे विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है? ऐतिहासिक तथ्य बस इतना ही है कि इन राष्ट्रों ने जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है कि मजबूत और समृद्ध रहेगा देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना, तब सच्चाई उनकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। सबसे पहला प्रश्न वही संदर्भ भैया तो सीधा बोलेंगे, प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श से लिया गया है और इसके लेखक पूर्व राष्ट्रपति और दार्शनिक साहित्यकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। सेम टू सेम। रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ नहीं करना सर, इसी को पूरा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। अगला है विकसित देशों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो विकसित देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। विकसित देशों के लोगों ने क्या पुख्ता किया है? तो उन्होंने मजबूत और समृद्ध देश में जीवन बिताना पुख्ता किया है। विकसित देशों को समृद्धि के पीछे क्या रहस्य है? तो उनकी सच्चाई उनकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई हैं, अर्थात उन्होंने अपने विश्वास आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन शुरू किया है। अगला यहाँ पे आपका जो तीसरा वाला है खूब पेपर में आता है। समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तु का भोग करता हूँ, जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन सर्वस्व समृद्धि का कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने अपने आस-पास देखेंगे तो पाएँगे खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। देखिएगा सर, जो आपके पेपर में बन सकता है मैं वो चीज़ें दिया हूँ, लेकिन महाभारत बैच में आपको स्पेशल वो सेट पेपर दिए जहाँ सर जी सारे क्वेश्चन एक जगह पे एक पेपर के रूप में आपके रखे हैं। अगर वो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, पेपर में ऐसे पेपर आएगा, ऐसे सॉल्व करना है। कसम सर जो महाभारत बैच का जो सेट पेपर रट के जाएगा, वो सर इतना ओवर मतलब कि कॉन्फिडेंस में रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा यार, तब भी उसका कुछ भी बेकार नहीं होगा, टेंशन ना लो। कॉन्फिडेंस साथ-साथ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। महाभारत बैच का जो सेट पेपर रटेगा, तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र ₹101 में यार सारे पेपर सेट दिए हैं। वो पेपर जैसे सॉल्व करके एग्जाम में बैठेंगे लगेगा कि यार ये तो हम सारे क्वेश्चन करके आएँगे, करके आए हैं, ठीक? अगला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श नामक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक पूर्व राष्ट्रपति और दार्शनिक साहित्यकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। रेखांकित अंश की व्याख्या वही है सर जी, बढ़ा चढ़ा के लिख देना, काम खत्म। लेखक के अनुसार कौन सी एक दूसरे के विरोधी नहीं है? तो लेखक के अनुसार समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? तो समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। समृद्धि अंततः किसे बनाए रखने में सहायक है? समृद्धि अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। ठीक, तो ये रहा आपके सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण सर गद्यांश जो मैंने आपको लिखवाया था। राष्ट्र का स्वरूप, अतूक का फूल, भाषा और अद्वितीयता और हम और हमारा आदर्श, तो ये यहाँ पे रहा। मैंने वन शॉट वीडियो यहाँ पे लेकर आया सर आपके लिए, और ये जो आपका डेली बेसिस पे क्लास कराएंगे 24 फरवरी का टारगेट है। हमने यूट्यूब पर सर परिवर्तन बैच फ्री में जो है आपको दे रहे हैं, और इसका सर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहाँ पे जाके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा, ये सर मेरी गारंटी है स्वयं की। और हाँ, महाभारत बैच से जरूर जुड़िएगा, लिंक इन द
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।